आज मैं आपको एनपीए से आगे का जो मैंने बेसिक मीनिंग और डेफिनेशन समझाए थे उसके आगे का मैं समझा रही हूँ। मैं वापस इसका एक बार बेसिक मीनिंग आपको रिपीट कर रही हूँ कि एनपीए गैर निष्पादित संपत्तियाँ क्या होती हैं। गैर निष्पादित संपत्तियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक को जब परिसंपत्ति से आय अर्जित होना बंद हो जाती है तो बैंक उसे एनपीए मान लेती है, यानी बैंक के हिसाब से वो एनपीए हो जाती है। ये मान के चला जाता है कि एनपीए जो हो गई उससे अब बैंक को पैसा नहीं मिल रहा है, और इस तरह लगातार जब 90 दिन तक मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान नहीं होता है तो जो लोन खाता होता है जिससे कि लोन दिया जाता है वो एनपीए बन जाता है। तो इसे हम एनपीए कहते हैं। एनपीए का बेसिक मीनिंग के बाद मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस भी समझाई थी अलग अलग समितियों के अनुसार, और उसके आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है व्यवहारिक लेखा नॉर्म्स, प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। व्यवहारिक लेखा नॉर्म्स में वर्ष 92-93 में वित्तीय क्षेत्र में सुधार से पहले बैंक उपार्जन आधार पर यानी एक्रूलर बेसिस पर ऋण खाते में ब्याज डेबिट करते थे और आय में भी उसकी गणना करते थे। यहाँ तक कि रिकवरी के खराब रिकॉर्ड वाले खातों में उपार्जन आधार पर आय की पहचान करना जहाँ उनका मिलना संदेह में है, विवेकपूर्ण अभ्यास नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 92-93 में वित्तीय वर्ष में सुधार से पहले बैंक एक्रूलर बेसिस पर ऋण खाता में ब्याज डेबिट करते थे और आय में भी उनकी गणना करते थे, और मतलब यहाँ तक कि जो रिकवरी वाले रिकॉर्ड वाले खाते होते हैं उनमें भी ऐसा करते थे। इस तरह से खातों में उपार्जन आधार पर आय की पहचान करना या उनका मिलना संदेहपूर्ण था और विवेकपूर्ण अभ्यास भी नहीं था। नरसिम्हा समिति की सिफारिश के अनुसार, जैसा कि पहले भी बताया गया है, कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 92-93 से लागू विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंड पेश किया। ब्याज की डेबिट उपार्जन आधार पर नहीं बल्कि नगद आधार पर की जाएगी। यानी 92-93 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंड पेश किया, जिसमें ये माना कि ब्याज की डेबिट उपार्जन आधार पर नहीं करके गणना नगद आधार पर की जाएगी। विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंड एनपीए अवधारणा पर आधारित है। एन फॉर नो इनकम, पी फॉर प्रोविजनिंग और ए फॉर असेट्स वर्गीकरण। यानी विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, आय की पहचान। दूसरा, परिसंपत्ति वर्गीकरण। और तीसरा, प्रभावधन मानदंड। फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, आय की पहचान या इनकम रिकॉग्नाइजेशंस। आय की पहचान के लिए बैंकों को अपने ऋण खातों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। पहला, परफॉर्मिंग असेट्स पीए और दूसरा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए। यदि परिसंपत्ति परफॉर्मिंग है तो आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, और अगर परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग है तो इसमें ब्याज केवल नकदी के आधार पर ही मान्यता प्राप्त है। अर्थात जब ये वास्तव में प्राप्त हुआ है, यानी दो तरह से हम बैंकों को अपने ऋण खातों को दो तरह से डिवाइड कर सकती हैं, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यदि असेट्स परफॉर्मिंग है तो आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाएगी, और नॉन परफॉर्मिंग है तो इसमें ब्याज केवल नकदी के आधार पर ही मान्यता प्राप्त है, और वास्तव में जब ये प्राप्त हुआ है। बैंक कॉरपोरेट के शेयर्स पर लाभांश आय उपार्जन आधार पर बुक कर सकते हैं, बट शेयर्स पर लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक में ही घोषित किया गया हो और मालिकों को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो। इसलिए यदि खातों को अंतिरूप देने से पहले लाभांश घोषित नहीं किया जाता है तो इसे आय खाते में नहीं लिया जा सकता। इसमें एक और चीज़ है कि बैंक कॉरपोरेट के शेयर्स पर लाभांश आय उपार्जन आधार पर बुक कर सकते हैं, लेकिन लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित किया गया हो, मालिकों को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार हो और
इसलिए यदि खातों को अंतिम रूप देने से पहले लाभांश घोषित नहीं किया जाता तो इसे आय खाते में नहीं लिया जा सकता। सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड्स और कॉरपोरेट निगाहों की डिबेंचर जहाँ ब्याज दरें पूर्व निर्धारित है से आय के संबंध में आय को उपार्जन आधार पर बुक किया जा सकता है, बट ब्याज नियमित रूप से सेवित हो और बकाया में ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 92-93 के बाद से एक बार ऋण खाते को एनपीए के रूप में पहचाने जाने पर बैंक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। उपार्जन के आधार पर खाते में ब्याज डेबिट नहीं करना। खाते से ब्याज डेबिट तभी जब वह वास्तव में प्राप्त हो। लेखांकन में पहले से ही अर्जित उस ब्याज की राशि को उलटना जो कि उसे एनपीए घोषित करने पर अपर्याप्त है, यानी reverse the amount of interest already charged on accrual basis in the accounting period of the accident if it remain uncovered on the date of the classification is as NPA। यदि पिछली अवधि की कोई भी प्रदर्शनकारी संपत्ति वर्तमान में एनपीए बन गई है तो उस एनपीए से संबंधित सभी अपर्याप्त ब्याज आय को लाभ और हानि खाते में क्रेडिट करना। अपर्याप्त ब्याज को आय खाते से ब्याज सस्पेंस खाते में स्थानांतरित किया जाना या पार्टी के खाते में जमा करना, यह सरकारी गारंटी वाले खाते के अपर्याप्त ब्याज पर भी लागू है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेखांकन में पहले से ही अर्जित उस ब्याज की राशि को जो कि एनपीए घोषित करने पर करने तक अप्राप्त है, यदि पिछली अवधि की कोई भी प्रदर्शनकारी संपत्ति वर्तमान में एनपीए हो गई है तो एनपीए से संबंधित सभी अपर्याप्त ब्याज आय को लाभानी खाते में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करना। अपर्याप्त ब्याज को आय खाते से ब्याज सस्पेंस खाते में ट्रांसफ़र किया जाना या पार्टी के खाते में जमा करना, यह सरकारी गारंटी वाले खाते के अपर्याप्त ब्याज पर भी लागू होता है। आय के अन्य आइटम्स जैसे फीस, कमीशन, लॉकर, किराया आदि लेन देन उन्मुख है और इसलिए केवल प्राप्ति पर आय के रूप में पहचाना जा सकता है। अगर आय उपार्जन आधार पर एक्रूअल बेसिस पर किसी ऐसे खाते से है जो बाद में एनपीए हो गया है तो उसको उलट दिया जाना चाहिए, यानी उसको चेंज कर देना चाहिए, उस अकाउंट को कन्वर्ट कर देना चाहिए। शुल्क के रूप में कमीशन इत्यादि के आधार पर बुक किया जा सकता है। एक एनपीए खाते के मामले में जहां ब्याज आय अर्जित आय होना बंद हो गया है, शुल्क, कमीशन और इस तरह की प्राप्तियों को न तो खाते में डेबिट किया जाना चाहिए और न ही आय के रूप में जमा किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर क्रेडिट किया जाता है तो इसे अप्राप्त राशि की सीमा तक उलट दिया जाना चाहिए। रिवर्स, उलट का मतलब है रिवर्स कर दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि किसी खाते के मामले में ब्याज के लिए आंशिक रूप से भी वसूली की गई राशि को आय माना जा सकता है, लेकिन ब्याज नई या अतिरिक्त सुविधाओं में से क्रेडिट नहीं है। तीसरा, ऋण के पुनः निर्धारण या बातचीत के मामले में फीस, ब्याज, कमीशन आदि आय पुनः निर्धारित ऋण का विस्तार किए गए समय की अवधि में उपार्जन आधार पर मानी जाए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार की आय को पुनः निर्धारण की तारीख से उपार्जित आधार पर माना जाए जैसा कि एक नए खाते में है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जिसका नाम मैंने आपको बताया था आय की पहचान, इनकम रिकॉग्नाइजेशन। अब दूसरा आता है हमारा परिसंपत्ति वर्गीकरण, असेट्स क्लासिफिकेशन। बैंकों की ऋण परिसंपत्ति को मोटे तौर पर मानक परिसंपत्ति, परफॉर्मिंग असेट्स और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी नॉन
परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति को आगे और वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है हमारा घटिया सबस्टैंडर्ड, दूसरा संदिग्ध डाउटफुल और तीसरा लॉस नुकसान परिसंपत्ति। यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने असेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, परफॉर्मिंग असेट्स और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट्स, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ कि इनका बेसिक मीनिंग क्या होता है। फिर भी यहाँ हम और क्लियर कर रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड असेट्स एक परफॉर्मिंग मानक संपत्ति, एक या इसको हम शुरू से क्लियर करते हैं कि जो हमारी परफॉर्मिंग असेट्स है वह निरंतर आय उत्पन्न करती है। इस तरह की संपत्ति में सामान्य जोखिम होता है और वास्तविक अर्थों में ये एनपीए नहीं है, अतः इनके लिए किसी विशेष प्रोविज़न की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमारा दूसरा आता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उन सभी परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम को जिनसे पिछले 2 वर्ष में या उससे कम अवधि में कोई आय नहीं हुई है। 31 मार्च 2001 से ये अवधि 18 महीने कर दी गई थी, लेकिन 31 मार्च 2005 से इस अवधि को घटा के 12 महीने कर दिया गया है और कोई आय जब तक उनसे प्राप्त नहीं होती तो उनको हम एनपीए मानते हैं। एनपीए में हमारे पास 3 वो होती हैं, संदिग्ध संपत्ति, तो वे सभी संपत्तियां जो 2 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए गैर निष्पादित है तो संदिग्ध माना जाता है। ये जो माना गया वो माना गया 31 मार्च 2001 से। और वे सभी असेट्स जिन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता उन्हें लॉस असेट्स कहा जाता है। इन परिसंपत्तियों की पहचान केंद्रीय बैंक निरीक्षकों या बैंक के लेखा परीक्षकों द्वारा की जा सकती है और बकाया राशि के लिए 100% प्रोविज़न किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें आता है प्रोविजनिंग, प्रावधान। परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर बैंकों के द्वारा एनपीए के लिए प्रोविज़न करना आवश्यक है। नुकसान परिसंपत्तियों के लिए 100%, असुरक्षित भाग के लिए 100%, सुरक्षित हिस्से के लिए 20 से 50%। उस अवधि के आधार पर जिसके लिए खाता संदिग्ध श्रेणी में बना हुआ है, बैंकों ने रिकवरी सेल, रिकवरी शाखाएं और एनपीए प्रबंधन विभाग और वसूली लक्ष्य का गठन किया है। इस संबंध में उठाए गए कदमों की बैंकों के वार्षिक निरीक्षण में गहराई से जांच की गई। क्रेडिट पोर्टफोलियो और त्रैमासिक अंतराल की गुणवत्ता के लिए ऑफसाइड रिटर्न आरबीआई को इनसाइट प्रदान करता है। 92-93 के दौरान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रोविजंस पर ऋण पोर्टफोलियो में पारदर्शिता तथा अन्य जो कदम उठाए गए उन्होंने बैंकिंग उद्योग के पूर्व अनुमोदन और पश्चात अनुमोदन पर्यवेक्षण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह 92 के बाद बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एडवांस का ताज़ा अभिवृद्धि के स्तर को कम करने में परिलक्षित होता है। तो अभी आज तक जो हमने एनपीए के बारे में पढ़ा है वो वापस मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि हम क्या क्या इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बेसिक एनपीए के बारे में बताया। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो बेसिक एनपीए, कि एनपीए होता क्या है, एनपीए का बेसिक मीनिंग क्या है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि एनपीए का प्रॉपर शब्दों में इसका अर्थ क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन अलग अलग परिसंपत्तियों के अनुसार। और आज जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि हमारी जो एक इसमें एक पॉइंट आता है हमारा प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, व्यवहारिक लेखा नॉर्म्स क्या है। इसमें 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हमने। 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट था हमारा आय की पहचान, दूसरा परिसंपत्ति वर्गीकरण और तीसरा प्रावधान मानदंड। इसके आगे का नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।